Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. And today our topic is chapter number 5, the accounting cycle, reporting financial results. And before reading this chapter, we have some learning objectives, and these were 8 learning objectives. And after reading this chapter, you were able to explain and prepare the income statement and the statement of retained earning and balance sheet. After that, you were able to explain how the income statement and the statement of retained earning relates to balance sheet, and also explain the concept of adequate disclosure. And also you were able to explain the purpose of closing entries, prepare these entries. You were know the how to prepare these entries and prepare and after closing trial balance. And the sixth learning objective is use financial statement information to evaluate profitability and liquidity. And after reading this chapter, you were also able to explain how interim financial statements are prepared in a business that closes its accounts only at year end. And the eighth learning objective of this chapter is prepare a worksheet and explain its uses. So these were the learning objectives of this chapter, and after this reading this chapter, you were able to answer these questions. So first have so we have first learning objective, और हम इसका जो है वो एक क्विक ग्लांस देख लेते हैं. First of all, in first learning objective, we will discuss about how to prepare income statement, statement of retained earning and balance sheet. So basically जो भी publicly owned companies होती हैं वो stock exchange के अंदर listed होती हैं. Stock exchange क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसके अंदर तमाम कंपनीज़ को रजिस्टर किया जाता है और तमाम कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो रजिस्टर होते हैं और उन तमाम कंपनीज़ के शेयर जो हैं वो ट्रेड किए जाते हैं. एक ऐसी मार्केट है जिसमें ऑल पब्लिकली ओन्ड कंपनीज़ के शेयर्स को ट्रेड किया जाता है. अब इसमें यह है कि तमाम पब्लिकली ओन्ड कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती हैं जिनके शेयर्स, ठीक है, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि वो अपनी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो प्रिपेयर करें और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें. बेसिकली जब भी कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो कहती है कि हर पब्लिकली ओन्ड कंपनी जो है वो अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एवरी ईयर पब्लिश करेगी. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए पब्लिश करेगी क्योंकि उसमें एरर्स एंड ओमिशंस नहीं होंगे, उसमें फ्रॉड्स वगैरह डिटेक्टेड होंगे और जो क्लियर और ट्रू जो कंपनी की पोजीशन है वो जो है वो सामने नज़र आए, ताकि हम बिज़नेस के ऑपरेशंस और बिज़नेस का जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है उसको देख के एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके. तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कि क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, तो किसी भी कंपनी की वेल्थ को चेक करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को देखने के लिए और कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा उसको चेक करने के लिए कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है. इसमें ये आ जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रिपरेशन होती है ये डिफरेंट पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है. एनुअली रिपोर्ट्स भी बनती हैं, मंथली रिपोर्ट्स भी बनती हैं, सेमी एनुअली भी बनती हैं, ठीक है. तो ये कंपनी का जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में उसने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उन ऑपरेशंस को देखते हुए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा उसको देखते हुए कंपनी ये डिसीजन लेती है कि अगर उसने एनुअली अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है, सेमी एनुअली या मंथली करनी है. तो बेसिकली क्या है कि एक कंपनी 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है. नंबर 1 इज़ इनकम स्टेटमेंट, नंबर सेकंड इज़ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट, नंबर थर्ड इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, number 4 is balance sheet,
and number fifth is notes to the financial accounts. These were the compulsory financial statements that were prepared by any publicly owned company. ठीक है, तो सीक्वेंस यही है कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनती है वो इनकम स्टेटमेंट होती है, और ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारी कंपनी की नेट इनकम कितनी है। वो नेट इनकम आगे सेकंड नंबर पे रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में रिपोर्ट होती है। उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास टोटल अर्निंग कितनी है, और उस अर्निंग्स में से उसने कितना पोर्शन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, शेयर होल्डर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद जो तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो कैश फ्लो होती है, जिससे पता चलता है कैश का इनफ्लो क्या है, कैश का आउटफ्लो क्या है। फिर चौथे नंबर पे जो बनती है वो बैलेंस शीट होती है। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हम लोग जो है वो देखते हैं कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। क्या कंपनी के पास जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको अदा करने के लिए उतने एसेट्स मौजूद हैं? अगर तो मौजूद हैं, दोनों साइड्स बराबर हैं, तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल अकाउंट्स की। तो ये हम आगे इसके बारे में एडिक्वेट डिस्क्लोजर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होता है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखेंगे। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड बैलेंस शीट। कैश फ्लो को बनाना नहीं सीखेंगे इसलिए क्योंकि वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसको बनाना, लेकिन क्योंकि हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है, हमें इन डिटेल इसको देखना पड़ता है, तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 13 में हम बनाएंगे। इस चैप्टर में इसका जो है इसको नहीं बनाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो 3 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होगा। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या है और किस तरह ये बैलेंस शीट के साथ जो है वो लिंक करती है। तो इनकम स्टेटमेंट का जो दूसरा नाम है बेसिकली अर्निंग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस है, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ये इसके इंटरचेंजेबली जो है वो इसके नाम है। ठीक है, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, अर्निंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलरली जो इसकी टर्म यूज़ होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट बेसिकली कहा जाता है। ये बताती क्या है? बेसिकली दिस स्टेटमेंट टेल्स अस द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस दैट कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेशंस परफॉर्म करके हाउ मच रेवेन्यू दे वर जनरेट एंड हाउ मच एक्सपेंस दे वर इनकर्ड। सो बेसिकली हमने इसमें मैचिंग प्रिंसिपल लगाना होता है कि आर रेवेन्यू शुड बी मैच टुवर्ड्स आर एक्सपेंसेस, कि जिस साल का रेवेन्यू है उसमें से उसी साल के एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे। सो आर रेवेन्यू शुड बी मैच टुवर्ड्स आर अर्निंग। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में हम जो मैचिंग प्रिंसिपल है उसको यूज़ करते हुए हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है वो हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है। अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होता है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, देन हमारे पास इनकम आती है। अगर हमारा एक्सपेंस का पोर्शन एक्सीड कर जाता है और रेवेन्यू कम होता है तब हमें नेट लॉस होता है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमें जो है किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली आगे के ये स्टेटमेंट हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। तो हमारे पास ना ये कुछ डेटा है जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, जिसमें कंपनी का नाम मेंशन है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड December 31st 2011 है। इसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज की दी गई हैं, हमने इनमें से पहचान करना होता है बेसिकली कि कौन से बैलेंस शीट आइटम है, कौन से रिटेन्ड अर्निंग के आइटम है और कौन से इनकम स्टेटमेंट के आइटम है। आपको पहचान होगी कि कैश आपका एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, शॉप सप्लाईज एसेट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बेसिकली प्रीपेड इंश्योरेंस होती है, ऐसी इंश्योरेंस जो आपने पहले से अदा कर दी है, अभी एक्सपेंस नहीं बना लेकिन आपने पहले से ही अदा कर दी है, उसको प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कहते हैं। क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं बना अभी तक तो ये आपके एसेट्स में होता है। मिसाल इसकी ऐसे दूंगी जैसे आप जो है
एक फ़ीस है, स्कूल जाते हैं और आप जो है वो पूरा साल के सॉरी मंथ के शुरू में फ़ीस सबमिट करवा देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अभी उस फ़ीस वो फ़ीस एक्सपेंस नहीं बनी क्योंकि आपने सर्विसेज़ नहीं ली, वो पूरा महीना आपने सर्विसेज़ अभी लिए नहीं हैं, तो वो एसेट्स में आएगा। जब आप पूरा महीना सर्विसेज़ ले लेते हैं, ठीक है, फिर वो एक्सपेंस बन जाता है। बेसिक एग्जांपल इसकी इस तरह से लूँगी जैसे ट्यूशन होती है, वो ट्यूशन में आप कभी भी पढ़ते हो, कभी भी छोड़ देते हो। जब आप शुरू महीने के शुरू में आप आते हो, ठीक है, और पहले ही दूसरे दिन आप जाके फ़ीस दे देते हो, तो मेबी आप पूरा महीना ना पढ़ो, 2 दिन बाद आप कहते हो कि मैंने नहीं पढ़ना, मेरी फ़ीस वापस कर दो। तो बेसिकली वो जो पर्सन होता है वो आपकी फ़ीस वापस कर देगा क्योंकि उसने अर्न नहीं की, वो अभी आपका एक्सपेंस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप 15-20 दिन पढ़ लेते हैं, तो बेसिकली वो जो फ़ीस आपने अदा की थी, अब वो आपका एक्सपेंस हो गया है, अब वो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है, वो किसी भी कंपनी ने पहले से इंश्योरेंस अदा कर दी है, वो अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है, ठीक है? दैट्स व्हाई उसको एसेट की कैटेगरी में डाला जाता है। लैंड आपका एसेट है, बिल्डिंग एसेट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी है, उस रिलेटेड में से माइनस कर देंगे, उस एसेट में से हम माइनस कर देंगे। Depreciation, you know that कि decrease in the value of assets through its wear and tear is known as depreciation, ठीक है? और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? नॉन कैश इसलिए है क्योंकि ना तो इससे कैश में इजाफा होगा ना इससे कैश में कमी होगी, ठीक है? इसलिए जस्ट ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जस्ट एक एस्टिमेशन रखी जाती है। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, टूल एंड इक्विपमेंट है, आपका एसेट है, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये तमाम जो है वो आपके एसेट्स हैं। नोट्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, वेजेस पेबल लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स पेबल लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी है। जिस चीज़ के साथ वर्ड पेबल आ जाता है, आउटस्टैंडिंग आ जाता है, अक्रूड आ जाता है, ये तमाम आपके लाइबिलिटी कंसीडर होते हैं। इसके बाद आ जाएगा अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू। अब देखिए रेंट रेवेन्यू आपका रेवेन्यू है लेकिन इसके साथ वर्ड आ गया है अनअर्न्ड, यानी अभी आपने कमाया नहीं है। मतलब ये है कि आपने एडवांस में पैसे वसूल कर लिए लेकिन अभी काम आपने नहीं किया है, तो ये आपका अनअर्न्ड है। ये आपकी लाइबिलिटी है जो आपने अदा करनी है। आपने काम करना है, अगर काम नहीं करेंगे तो आप पैसे उनको वापस करेंगे। तो ऐसे पैसे जो आप एडवांस में वसूल कर लेते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है, वो अनअर्न्ड होता है, ठीक है? तो ये भी आपका लाइबिलिटी ट्रीट होगा। तो बेसिकली दीज वर द बैलेंस शीट अकाउंट्स आइटम्स। कैपिटल स्टॉक आपका ऑनर्स इक्विटी आ जाता है और रिटेन्ड अर्निंग भी आपका ऑनर्स इक्विटी आ जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं। इसके बाद आपका डिविडेंड है और रिटेन्ड अर्निंग है, ये दोनों जो है वो आपके रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट से लिंक करेंगे क्योंकि इस स्टेटमेंट में बेसिकली आपका करंट ईयर प्रॉफिट एंड प्रीवियस ऑल ईयर प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और उस प्रॉफिट में से डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये दो आइटम्स आपके स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से लिंक करेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिपेयर सर्विस रेवेन्यू है एंड रेंट रेवेन्यू अर्न। जो आपका अर्न रेवेन्यू होता है वो आपकी इनकम बन जाती है और जो आपका अर्न होता है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो ये दोनों आपके रेवेन्यू हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है, टूल का एक्सपेंस है, यूटिलिटीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये तमाम जो है ये आपके एक्सपेंसेस हैं। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे है एक वेजिस एक्सपेंस और यहाँ पे एक लिखा हुआ है वेजिस पेएबल। तो वेजिस और वेजिस सेम है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो वर्ड आगे लग गया है उसने उसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया है। अगर ये पेएबल आ जाएगा तो ये लाइबिलिटी बन जाएगी और अगर इसके साथ एक्सपेंस आ जाता है तो ये एक्सपेंस बन जाता है। और इसी तरह अगर ये प्रीपेड वेजिस हो जाएगा तो वो एसेट बन जाएगा। इट मीन्स के इसके साथ जो वर्ड लग जाता है उससे उसकी कैटेगरी, उसकी नेचर जो है वो चेंज हो जाती है। तो बेसिकली इस आइटम से हमने ये पहचान कर ली कि ये बैलेंस शीट आइटम है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आइटम है एंड इनकम स्टेटमेंट आइटम है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसको कैसे प्रिपेयर करना है।
तो इसके प्रिपरेशन का जो तरीकाकार है दैट इज़ वेरी सिंपल, एंड वो ये है कि आप सबसे पहले किसी भी फॉर्म का ऊपर नाम लिखते हैं जो भी फॉर्म क्वेश्चन में मेंशन होती है, उसकी जो भी स्टेटमेंट बना रहे हैं वो स्टेटमेंट का नाम लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट है, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 है। ये मस्ट पार्ट होता है। इसमें फिर आप रेवेन्यू की हेडिंग डालते हैं, इसमें जितना भी आपका रेवेन्यू है वो रेवेन्यू डाला, एक्सपेंस की हेडिंग डाली, जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे, इस डाटा में से जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो तमाम एक्सपेंसेस लिखे, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस किया तो आपके पास आ जाता है इनकम बिफोर इनकम टैक्स। आपको पता है कि हर आमदनी के ऊपर टैक्स लगता है, एंड आपका जो इनकम टैक्स है वो माइनस हो जाता है, एंड आपके पास नेट इनकम आ जाती है। ये नेट इनकम जो है आगे चले जाती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में। आपने इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने ऊपर कंपनी का नाम लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 मेंशन करना है, ठीक है, ये मेंशन कर दिया। इसके बाद आपका आ जाता है जिसमें आपने ये जो रिटेन्ड अर्निंग, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था आपके बैलेंस, रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस ज़ीरो, ये आपका प्रीवियस तमाम ईयर का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे ज़ीरो है, इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर कोई प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। करंट ईयर प्रॉफिट, ये जो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई होती है ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट होता है, ये यहाँ पे इसमें आके ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा, और इसमें आप जो डिविडेंड है उसको हम माइनस कर देंगे, और आपके पास जो है यहाँ पे रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा कि इतनी अर्निंग अब बाकी रिटेन्ड है जो कि हमने बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ करनी है। इसके बाद ये अर्निंग आगे जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनाने का तरीकाकार ये है कि आप ऊपर कंपनी का नाम मेंशन करते हो, बैलेंस शीट लिखते हैं, एंड जो है वो आप डेट मेंशन कर देते हैं। इसको आपने जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है बिकॉज दिस इज़ यूएस बुक, ठीक है, एंड यूएस के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनाएंगे, अकाउंट फॉर्म में आपने नहीं बनाना। अकाउंट फॉर्म ब्रिटिश अप्रोच यूज़ करती है और अमेरिकन अप्रोच जो है ये स्टेटमेंट वाइज जो है वो बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले ऊपर एसेट्स लिखने हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन एसेट्स को लिख लेना है, टोटल कर देना है। फिर हमने लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी का सेक्शन बनाना है। लाइबिलिटी में हमारी लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डालेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा। शेयर होल्डर इक्विटी में मैंने आपको बताया था दो चीज़ें आती हैं, वन इज़ कैपिटल स्टॉक एंड सेकंड वन इज़ रिटेन्ड अर्निंग। कैपिटल स्टॉक में बेसिकली हमने यहाँ पे ये 80,000 जो है वो मेंशन कर दिया। अब ये रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट कहाँ से आएगी, तो ये जो हमने रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट का ये जो लास्ट वाला बैलेंस बचा होगा ये हमारा नीचे जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे तो हमारी एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज़ के इक्वल आ जाएंगी। तो बेसिकली आपको इस स्टेटमेंट से नज़र आ रहा है कि ये इनकम स्टेटमेंट लिंक इसका बैलेंस आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में, और इस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है बैलेंस शीट में। तो इससे आपको क्लियर कट वाजे हो गया है कि थी स्टेटमेंट्स वर इंटरलिंक्ड, बेसिकली इंटरलिंक्ड है, तभी हम किसी कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर सकेंगे, देख सकेंगे कि ओवरऑल इसमें जो है वो क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, क्या वेरिएशन आ रही है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बारे में, उसने बताया हुआ है। तो बेसिकली दिस इज अ पोर्शन ऑफ द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी और ऑनर इक्विटी, यू कैन से दैट के जब भी हम ऑनर्स इक्विटी का सेक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर कैपिटल के साथ हम रिटेन्ड अर्निंग भी डालते हैं। सो बेसिकली ऑनर्स इक्विटी का एक पोर्शन है जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे। सो बेसिकली ये रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन है, ये हमें ये बताता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं और उस रिसोर्सेज से हमने प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, ठीक है। इससे ये है कि जितनी भी हमारी अर्निंग्स होंगी, ठीक है, उस अर्निंग से ये इंक्रीज हो जाएगा, और अगर किसी भी पीरियड के दौरान कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस से ये डिक्रीज हो जाएगा। तो अर्निंग रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस इंक्रीज तब होगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, और डिक्रीज तब होगा जब हमें नुकसान होगा या कंपनी को डिविडेंड जो है वो पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस जो है वो इस स्टेटमेंट में ये देखा
रिटेन अर्निंग का बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से मुराद ये है कि ये पिछले तमाम सालों का एडिड अप जो है वो टोटल प्रॉफिट होगा प्रीवियस ऑल ईयर, ठीक है, दैट्स वाई ये बिगनिंग है। इसमें जो करंट ईयर की इनकम मतलब करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है, जो नेट इनकम आएगी वो ऐड कर देंगे और इसमें से जो डिविडेंड होगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग एट द एंड ऑफ द पीरियड आ जाती है। और ये हम आगे जो है वो अपनी इनकम स्टेटमेंट में जो है वो अपीयर कर देते हैं ऑनर्स इक्विटी के सेक्शन में। What is dividend? तो dividend is basically the part of the profit which is distributed among the shareholder is known as dividend। ठीक है, अब क्या है कि इसमें ये चीज़ आती है, कुछ स्मॉल कॉरपोरेशंस होती हैं छोटे लेवल की, वो डिविडेंड को डिक्लेयर करती हैं और उसी दिन पे कर देती हैं, आज अनाउंस किया आज ही पे कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आज अपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती हैं कि हम आपको डिविडेंड देंगे, अनाउंस कर देती हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद जो है वो आपको डेट भी अनाउंस कर देंगे कि हम इस डेट को आपको पे करेंगे। ठीक है, तो डेक्लेरेशन से लेके पेमेंट डेट के दौरान जितना गैप आ जाता है उस दौरान जो डिविडेंड है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। इसके लिए फिर हम डिविडेंड्स पेएबल का जो एक अकाउंट है वो हमारा बन जाता है, यानी डिविडेंड अभी पे नहीं किया गया, पेएबल हो गया है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन गया है और ये लाइबिलिटी तब डिस्चार्ज होगी जब ये पे की जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें ये डिविडेंड पेएबल नहीं होता, लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिविडेंड को पहले अनाउंस करती हैं, डिक्लेयर करती हैं और फिर बाद में कहती हैं कि उस डेट को हम पे करेंगे। अगस्त 1 को डिक्लेयर हुआ कि डिविडेंड पे होगा, डिविडेंड आपको पे होगा 15 सितंबर तक, तो ये जो 1.5 महीना है ये डिविडेंड पेएबल का अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर वो अमाउंट डाल दी जाएगी, तब तक वो लाइबिलिटी रहेगी जब तक वो पे नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, अब डिविडेंड जो है इसका फाइनल वर्ड्स ये हैं कि डिविडेंड कंपनी के लिए एक्सपेंस नहीं होता है, इसीलिए इसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखते। एक्सपेंस क्या होता है, जो बार बार इनकर होता है, बार बार अकर होता है, वो एक्सपेंस है। लेकिन ये डिविडेंड जो है कंपनी के लिए एक्सपेंस नहीं है, मुनाफे में से ये हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए ये सिर्फ जो है वो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में ही इसको माइनस करते हैं, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट विच टेल्स द एसेट लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी at the end of an accounting period. You know that what is accounting period and what is fiscal year? Fiscal year 12 ईयर होता है, 12 मंथ्स का पीरियड होता है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। बट अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिस दौरान कंपनी अपनी जो है वो इनकम स्टेटमेंट या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है। तो ये डिफरेंट हो सकता है, ये 1 मंथ का भी काउंटिंग पीरियड हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ्स का भी हो सकता है। तो जिस टाइम पीरियड के दौरान कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएगी उसको हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देंगे। इसके बाद ये है कि बेसिकली बैलेंस शीट में कि कंपनी अपना जो आपके एसेट्स हैं, ठीक है, वो लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं, लाइबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी राइट साइड पे आ जाती है और ऊपर सबसे पहले लाइबिलिटीज़ मेंशन की जाती हैं, उसके नीचे जो है वो ऑनर्स इक्विटी आ जाती है। ठीक है, और ऑनर्स इक्विटी को जब हम किसी कंपनी की हम ऑनर्स इक्विटी की बात करते हैं तो बेसिकली इसका दूसरा नाम स्टॉक होल्डर इक्विटी भी है। ठीक है, जब हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर्स इक्विटी, और जब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यही ऑनर्स इक्विटी स्टॉक होल्डर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ सेपरेट सब टोटल्स आ जाते हैं। उनमें सबसे पहले बात आती है करंट एसेट की। तो करंट एसेट कौन से होते हैं? ऑल एसेट्स which were in form of cash and which were easily convertible into cash। ठीक है,
तो all asset which were in form of cash and which were easily convertible into cash, these were treated as current asset. And एग्जाम्पल ऑफ दोज करंट एसेट्स आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, अब अकाउंट रिसीवेबल हमारे कैश की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमें फ्यूचर में ये पैसे कैश की फॉर्म में रिसीव हो जाएंगे। दे वर कन्वर्टेबल इनटू कैश, दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज करंट एसेट। जो हमारी इन्वेंट्री होती है वो हमारी सेल होके फ्यूचर में पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वजह से जो भी हमारे पास स्टॉक बच जाता है, चीज़ों का इन्वेंट्री बच जाती है, वो भी हमारा करंट एसेट कंसिडर होती है। इसके बाद हमारी जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस होती है, जिसको प्रीपेड का नाम देते हैं, तो ये प्रीपेड भी हमारी करंट एसेट कंसिडर होगी, क्योंकि ये पैसे की फॉर्म में है। तो हमारा कैश है, हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड है, कोई स्टॉक या इन्वेंट्री है। ये चार चीज़ें आपने याद कर लेनी है कि दीज वर ट्रीटेड एज करंट एसेट्स। इसके बाद आ जाते हैं कुछ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट फॉर दोज एसेट, ठीक है, दैट वर द फिक्स्ड, लाइक आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये तमाम जो है वो फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपकी करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ आर ऑल दोज लाइबिलिटीज़ विच वर पेएबल विद इन 1 ईयर, जो हम 1 साल के अंदर अंदर पे करते हैं, उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। ये हमारी वो लाइबिलिटीज़ हैं जो 30 डेज आफ्टर, 60 डेज आफ्टर या 1 मंथ के 1 ईयर के अंदर अंदर हमने पे करनी है। इनका टाइम पीरियड 1 ईयर से एक्सीड नहीं करता। तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, जिनके साथ पे एबल का वर्ड होगा वो तमाम हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होंगी, जैसे अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। ऑल दोज वर जो आपकी पेएबल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू, जो आपने अर्न नहीं किया लेकिन आपने वसूल कर लिया है, तो उसके भी आपने काम करना है, उसको अर्न करना है, और 1 साल के अंदर अंदर ही आपने करना है। तो आपका जिसके साथ वर्ड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, पेएबल, अक्रूड और आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये 4 किस्म के लाइबिलिटीज़ आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। और इसके बाद अगली लाइबिलिटी कौन सी आती है, वो आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो आप 1 साल के बाद पे करते हैं, जो 5 साल 10 साल के अरसे में आप पे करेंगे, उनको हम करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे बॉन्ड्स, 8% बॉन्ड, 10% बॉन्ड, तो ये इस तरह की जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ट्रीट की जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि इनका जो है आपस में, इन स्टेटमेंट का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, और एडिक्वेट डिस्क्लोजर क्या होता है। तो बेसिकली हमने जो 5वीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको जो है एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी कहा गया है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर, क्योंकि इसको इंटरप्रेट करना प्रॉपरली और इसको प्रॉपरली जो है वो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना इस टाइम कंज्यूमिंग एंड कह लो कि दिस इज़ चैलेंजिंग, क्योंकि आपने जब भी कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी होती है, तो उसके लिए आप जो है किसी भी कंपनी के एडिक्वेट डिस्क्लोजर या नोट्स टू द फाइनेंशियल अकाउंट्स को आप लोग स्टडी करते हो। तो बेसिकली इसमें बहुत से पेजेस होते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिस्क्लोजर के पेजेस होते हैं, उसमें ये चीज़ है कि आप 2 मेन आइटम हैं जो आप हमेशा जो है उसको लिखते हो, डिस्क्लोज करते हो। वो ये है कि आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या होगी और आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसकी मैच्योरिटी डेट्स क्या होंगी। तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी में आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करोगे, आप 20 साल लाइफ या 5 साल लाइफ मतलब डालोगे, या कौन सा आप डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करोगे, वो डाला जाता है। तो बेसिकली आप कंपनीज जो हैं वो 2 तरह के डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करती है, वन इज स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड वन इज
डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज 95% कंपनीज जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करती हैं अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ये फर्दर हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हो। इसके बाद आ जाएगा मेच्योरिटी डेट ऑफ द कंपनी, के जब भी कंपनी की आप बात करते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं ये कब मैच्योर होंगी, किस डेट को आप पेमेंट करोगे, तो इनकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बेसिकली इसमें शामिल होती है। तो इनको डिस्क्लोज करना इज़ वेरी मच कंपलसरी फॉर एनी बिजनेस, ताकि पता चल सके कि इसके लिए हमने इतने एसेट्स सेट असाइड करने हैं ताकि हम अपना इंटरेस्ट और अपनी हम लाइबिलिटी जो है वो पे कर सकें। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमने डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है, और उनको इंटरप्रेट करना होता है प्रॉपरली। तो किसी भी बिजनेस में हम ये 5 किस्म के ट्रांजैक्शन है जिनको हमने लाजमी तौर पे जो है वो डिस्क्लोज करना होता है। अब इस स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं? पेंडिंग लॉ सूट्स अगेंस्ट द बिजनेसेस, ऐसे मुकदमे जो लॉन्ग टर्म चलेंगे कंपनी के साथ, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। फिर हमारे प्लांट की क्लोजिंग स्केड्यूल क्या है वो डिस्क्लोज करना है। इसके बाद सिग्निफिकेंट इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्चुअली इशूड, यानी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, हमने क्लोज कर लिए अकाउंट, लेकिन कुछ हमें एंट्रीज ऐसी पता चली जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी पब्लिश नहीं हुई, इशू नहीं हुई, तो उनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये ड्यूरिंग द ईयर हमें ये इवेंट्स डिस्क्लोज नहीं हुए थे, लेकिन आफ्टर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इवेंट डिस्क्लोज हुए हैं और हमने इनकी एडजस्टमेंट की है, वो तमाम यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसके बाद अगर कोई ऐसा कस्टमर है कंपनी का जिससे हम 10% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उस कस्टमर को भी मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने उसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं और मज़ीद उसको लूज़ नहीं करना है। इसके बाद अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो गया और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बिटवीन द कंपनी एंड इट्स की ऑफिसर्स, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर हमारी कंपनी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है, मिस्टेक है, या कोई ऑफिसर्स के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, तो ये तमाम जो है ये चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। इसके बाद कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट्स हुए हैं जिससे बिजनेस डैमेज हुआ है वो यहाँ पे डिस्क्लोज किए जाते हैं। इसके अलावा कोई वैलिड रीज़न कोई है, ठीक है, या वैलिड रीज़न नहीं है डिस्क्लोजर करने की किसी इंफॉर्मेशन को, तो वो वैलिड रीज़न भी लिखी जाती है कि इस बेस पे ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, ये जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों डिमांड किया जाता है? वो इसलिए डिमांड किया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट जो है अपनी एक एफर्ट उसके ऊपर पुट कर सके, लोगों को बता सके कि गुड फेथ बता सके कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या जो हमारी कंपनी के ऑपरेशंस हैं, बेसिकली वो ट्रू एंड फेयर व्यू है। हमने कोई भी चीज़ जो है अपने शेयर होल्डर से, स्टॉक होल्डर से नहीं छुपाई हुई, ईच एंड एवरीथिंग को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसीलिए बेसिकली ये एडिक्वेट डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट, ये जो पांचवी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स टू द अकाउंट्स ये प्रिपेयर की जाती है। इसके बाद आ जाता है क्लोजिंग द टेम्पररी अकाउंट, के जब आप लोग पांचवी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं तो इसके बाद फिर क्या है कि हमारे कुछ अकाउंट्स हैं, ठीक है, जिनको हमने लाजमी तौर पे क्लोज करना होता है। और वो कौन कौन से अकाउंट हैं? कहते हैं कि रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, डिविडेंड है, इनको टेम्पररी या नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली वन अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजैक्शंस इसमें की जाती हैं। अगला अकाउंटिंग पीरियड आया तो नया एक्सपेंस, नए रेवेन्यू, नया डिविडेंड का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इनको नॉमिनल अकाउंट या टेम्पररी अकाउंट कहा जाता है और इनको जो है उसी साल में क्लोज करना ज़रूरी होता है, ठीक है।
अब इसमें जो है पहले अब इसको कहाँ कहाँ पे क्लोज करना है, इसमें कहता है कि पहला फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपका जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस होता है ना, आप उसको अपडेट करते हो। ठीक है, उसमें जितनी भी चेंजेस करनी होती है ना, उसको अपडेट करते हो। और सेकंड जो है उसमें ये करना होता है कि आपने जो भी अपना टेम्पररी अकाउंट है उसको ज़ीरो करना होता है, बैलेंस को। यानी जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस या डिविडेंड का बैलेंस है ना, उसने उसको ज़ीरो कर देना है। और ज़ीरो करके आपने उसको लेके जाना है रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में, उसको लेके जाना है, जिसको हम परमानेंट या रियल अकाउंट कहेंगे। तो बेसिकली क्या है कि आपने कुछ क्लोजिंग एंट्रीज करनी होती हैं। वो क्लोजिंग एंट्री का तरीकाकार ये है कि आप अपने तमाम रेवेन्यू और तमाम एक्सपेंसेस को आप ट्रांसफ़र करोगे इनकम समरी में। ठीक है, फिर ये जो आपका इनकम समरी है, क्योंकि इन अकाउंट्स का बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा और इस तमाम बैलेंस को आपने इनकम समरी में ट्रांसफ़र कर देना है। इनकम समरी में ट्रांसफ़र करने के बाद ये वाला जो बैलेंस होगा वो रिटेन्ड अर्निंग में आगे ट्रांसफ़र होगा, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से जो आपका अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास कुछ तरीकाकार ये है। क्लोजिंग प्रोसेस बेसिकली आपने ये है स्ट्रेट फॉरवर्डली कि आपने तमाम जो रेवेन्यू है इसको इनकम समरी में क्लोज करना है। और इसके बाद जो सेकंड ये है कि जो आपने तमाम एक्सपेंसेस हैं वो भी इनकम समरी में क्लोज करने हैं। और जो आपका इनकम समरी होगी उसको आपने रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज कर देना है। और आपने जो डिविडेंड है उसको भी रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है 4 स्टेप का, जो आपने याद रखना है कि ऑल एक्सपेंस एंड ऑल रेवेन्यू वर क्लोज इनटू इनकम समरी। इनकम समरी फिर आगे रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होगी और जो डिविडेंड होगा वो भी रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होगा। तो इसमें कुछ तरीकाकार हम देख लेते हैं कि हमारा जितना भी रेवेन्यू है, ठीक है, ये एक रिपेयर सर्विस रेवेन्यू है, रेंट सर्विस रेवेन्यू है, ठीक है, इसको डेबिट कर देना है। और पूरे का पूरा ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर देना है हमने इनकम समरी में। इनकम समरी क्रेडिट कर देना है 1,75,000 से। क्योंकि रेवेन्यू की जर्नल एंट्री आपने पढ़ी है वो क्रेडिट होती है, क्रेडिट। तो जब हमने इसको क्लोज करना है तो हम इसको डेबिट कर देंगे और इसका पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो शिफ्ट कर देंगे हम क्रेडिट साइड पे इनकम समरी में। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपेयर सर्विस रेवेन्यू का बैलेंस है, इधर भी है। तो ये दोनों बैलेंस आपने उठा के यहाँ पे इनकम समरी में क्रेडिट साइड पे लिख दिए और यहाँ पे ज़ीरो रह गया, यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस रह गया। ठीक है, तो इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस हमें ये बताएगा कि ये रेवेन्यू है, किसी भी कंपनी का ये रेवेन्यू है। इसके बाद आपको पता है एक्सपेंसेस जो हैं वो तमाम एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, जो भी आपने साइड पे रिकॉर्ड किए हैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए हैं। अब हमने इनको क्लोज करना है, बंद करना है इस अकाउंट को। तो हम इनको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट करेंगे और तमाम के तमाम बैलेंस को हम इनकम समरी में डाल देंगे, इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। अभी ये तमाम बैलेंसेस ज़ीरो हो जाएंगे और ये तमाम कहाँ पे चले जाएंगे, इनकम समरी में। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि इसका डेबिट बैलेंस इसके डेबिट में चला गया, इसका डेबिट बैलेंस निकल के इसमें चला गया। तो तमाम एक्सपेंसेस का जो डेबिट बैलेंस है जमा होके इनकम समरी के डेबिट बैलेंस में चला गया। ठीक है, तो बेसिकली इन तमाम हेड्स को आप ज़ीरो कर देते हो और इनकम समरी की आप डेबिट साइड पे मेंशन कर देते हो। तो इनकम समरी का जो डेबिट बैलेंस है वो हमें ये बताता है कि ये किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि तमाम एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे और इनकम समरी डेबिट हो जाएगा। यानी तमाम एक्सपेंसेस को आपने क्लोज कर दिया इनकम समरी में। और ये जो डेबिट बैलेंस होगा ये हमें बताएगा कि ये किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। और जो इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमें ये बताएगा कि ये तमाम कंपनी के रेवेन्यू है जो हमने क्लोज कर दिया है। इसके बाद आ जाएगा थर्ड स्टेप, आ जाएगा कि हमने इनकम समरी को अब किस में क्लोज करना है। इनकम समरी का को हमने रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज करना है। तो जिस अकाउंट को हमने क्लोज करना होता है हम उसको उसके
अपोजिट साइड में हम उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एक्सपेंसेस थे डेबिट होते हैं, क्लोज करने के लिए उनको क्रेडिट कर दिया। रेवेन्यू क्रेडिट होता है, क्लोज करने के लिए उसको डेबिट कर दिया। इसी तरह अब इनकम समरी में हमारे पास जो है डेबिट बैलेंस था और क्रेडिट बैलेंस था। डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो क्रेडिट साइड बड़ी आ गई। अब हम उसको क्लोज करने के लिए उस बैलेंस को इनकम समरी को डेबिट कर देंगे और रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस इसमें से निकल के रिटेन्ड अर्निंग में आ गया है। आप चेक कर सकते हैं कि जी ये बैलेंस निकल के यहाँ पे आ जाएगा, यानी रेवेन्यू ये वाली ये साइड थी, एक्सपेंसेस वाली ये साइड थी। कौन सी साइड बड़ी है? दिस वन, ये वाली क्रेडिट साइड बड़ी है। इट मीन्स कि अभी बैलेंस कहाँ पे बच गया है? क्रेडिट साइड में बच गया है। कितना बैलेंस? इसमें से ये माइनस करो, बाकी आ जाता है 39,942, यानी इस साइड पे बचा हुआ है, क्रेडिट साइड पे। अब इसने क्लोज होना है तो ये जो है वो डेबिट में चला जाएगा और रिटेन अर्निंग जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब इसी तरह हम बात करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा हमारा डेबिट होता है। इसने किस में क्लोज होना है? रिटेन्ड अर्निंग में, तो डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगा। ये क्लोजिंग की जर्नल एंट्रीज आपने याद करनी है लाजमी तौर पे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये पूछेगा और हम इन एंट्रीज को जो है वो पोस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डिविडेंड है, ठीक है, वो यहाँ से निकल के रिटेन्ड अर्निंग में चला गया है, यानी डिविडेंड आपका क्रेडिट हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो डेबिट हो जाएगी। इसके बाद जो है इसकी बेसिक समरी आ जाती है। इस समरी को आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि क्लोजिंग द वेरियस रेवेन्यू अकाउंट एंड ट्रांसफर देयर बैलेंस टू द इनकम समरी, ठीक है। रेवेन्यू में क्लोज हो जाना है इनकम समरी में, तमाम एक्सपेंसेस ने क्लोज हो जाना है इनकम समरी में, इनकम समरी ने क्लोज होना है रिटेन्ड अर्निंग में, और तमाम डिविडेंड्स ने भी क्लोज होना है रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है। और इसकी आपने याद कर लेनी है एंट्री। क्लोजिंग की है तो रेवेन्यू क्रेडिट, इनकम समरी रेवेन्यू डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट, इनकम समरी डेबिट, इनकम समरी डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, डिविडेंड क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। तो ये एंट्रीज आपने याद कर लेनी है। इसमें इसने चार्ट में कुछ बताया हुआ है कि एक्सपेंसेस जितने भी हैं निकल के इनकम समरी में आ गए, ये रेवेन्यू निकल के इनकम समरी में आ गए, यानी इसमें क्लोज हो गए। ये इनकम समरी आगे रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज हो गया, और फिर ये डिविडेंड भी जो है ये रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज हो गया। ये जो 4 स्टेप्स उसने बताए हैं उसकी उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसने बता दी है। आगे क्या होता है कि आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में तमाम जितने भी आपके एसेट्स हैं एसेट साइड पे, लाइबिलिटीज साइड पे लिखी जाती हैं, और रिटेन्ड अर्निंग के अंदर जितना भी फ्लक्चुएशन आई है वो ऐड की जाती है, एंड देखा जाता है कि अब हमारे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इट मीन्स कि कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में है, ठीक है। और ये हमारा अप टू डेट रिकॉर्ड है, ये हमारी अप टू डेट अर्निंग है। अब हमने बात करना होता है कि जब हम ये ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना देते हैं तो अगला हमारा मरहला होता है कंपनी को देखने का, जज करने का कि आइदर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी को चेक करते हैं। तो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए हम उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। किसी भी ऑपरेशंस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो जज किया जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि हमने जितना पैसा लगाया है उस पैसे के ऊपर हमें रिटर्न कितना जनरेट हुआ है, मुनाफा कितना जनरेट हुआ है, ठीक है। तो उससे हमें कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी का पता चल जाता है, उससे हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। जब हम बात करते हैं कि हमने किसी की कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करना है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसकी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी को चेक करना है कि आर कंपनी हैव इनफ कैश टू पे द शॉर्ट टर्म डेट, आर इस कंपनी इज लिक्विड, ठीक है, कंपनी हैव द स्ट्रॉन्ग
short term cash to pay their short term liability. So if company have cash to pay the short term liability, then company is liquid. ठीक है, लेकिन अगर कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए पैसा मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि कंपनी लिक्विड नहीं है. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है 50,000, पैसा पड़ा हुआ है 30,000, इट मीन्स के कंपनी लिक्विड नहीं है. कंपनी के पास 80,000 पैसा पड़ा हुआ है और 1 साल के अंदर अंदर हमने 50,000 रुपया पे करना है, इट मीन्स के कंपनी साउंड है, कंपनी लिक्विड है, इसके पास पैसा मौजूद है. तो इसको चेक करने के लिए हम किसी भी कंपनी का कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल चेक करते हैं. ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में कैश और अकाउंट रिसीवेबल कितना है उसकी बेस पे जज किया जाता है. आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल है डिसीजन मेकिंग के लिए कि जब भी हमने मेजर करनी है प्रॉफिटेबिलिटी, तो हम किसी भी कंपनी की नेट इनकम परसेंटेज देखते हैं. तो नेट इनकम परसेंटेज में नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, ये फॉर्मूला है, इससे परसेंटेज आ जाती है कि 1 साल के अंदर हमने कितना जो है वो इनकम जनरेट की है. इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसका फॉर्मूला आ जाता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक होल्डर इक्विटी, यानी जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कितना मुनाफा मिला है, इन दोनों को डिवाइड करके परसेंटेज आ जाती है. तो इसका मतलब है 43%. इससे मुराद ये है कि हमने जितना भी सेल की है उसके ऊपर 22.8 मुनाफा कमाया है, और इसका मतलब ये है हमने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने 43% जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया है. So these were the two basic measures. By using these measures, we get to know the profitability of the firm. जब हमने लिक्विडिटी की बात करनी है तो लिक्विडिटी के लिए हमारे पास जो है वो वर्किंग कैपिटल एंड करंट रेशियो आ जाएगी. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा हमारे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी जितने भी हमारे पास शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उन शॉर्ट टर्म एसेट्स को में से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को अदा कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास बचेगा कैपिटल, वो कैपिटल हमारा जो है यूज़ में होगा, हमारी वर्किंग में होगा. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है हमारे पास किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को बताता है कि एक्सेस लाइबिलिटी को पे करने के बाद एक्सेस में इतना पैसा हमारे पास मौजूद है. इसके बाद आता है करंट रेशो. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़. तो इसमें ये है कि बेसिकली इसमें हमें ये पता चलता है कि टोटल हमारी 100% लाइबिलिटीज़ हैं, और उन 100% लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास 1.48% जो है वो कैश पड़ा हुआ है, मौजूद है, जो कि एक्सेस कैश है. ठीक है, तो बेसिकली ये दो मेजर्स हैं जो कि हम किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को चेक कर सकते हैं करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल से. अगर तो हमारे पास ये करंट एसेट्स का पोर्शन ज़्यादा होता है, लाइबिलिटी कम होती है, तो इट मीन के वर्किंग कैपिटल इनफ कैश मौजूद है. अगर हमारा आंसर करंट रेशियो का 1 से एक्सीड कर जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सेस कैश मौजूद है, 100% लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए जो है वो हमारे पास इनफ कैश मौजूद है. तो इससे हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी को जज कर लेते हैं. इसके बाद ये होता है कि इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं. तो बेसिकली जब हम तो बेसिकली ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आफ्टर 6 मंथ जो है प्रिपेयर की जाती हैं उनको हम इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं. ठीक है, ये वेरी करता है किसी भी कंपनी की नीड के ऊपर. ठीक है, कि कंपनी को क्या ज़रूरत है और उसकी बेस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं. कोई कंपनी सीजनल होती है, 6 महीने बिजनेस चलता है, 6 महीने बंद रहता है, जैसे शुगर केन की इंडस्ट्री है, 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद रहती है. सर्दियों के कपड़े हो गए, गर्मियों के कपड़े हो गए, इस तरह से. तो ऐसी फॉर्म जो है वो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है. इसके बाद जो अगला है वो ये आ जाता है कि इसका कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है, कि जब भी हम बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल की, तो इस अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास जो है वो 8 स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें पहला है जर्नलाइज करना ट्रांजैक्शंस को.
ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करना, देन उनका लेजर बनाना एंड लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में किया है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी एडजस्टमेंट है जो कि एट द एंड ऑफ द पीरियड देखी गई हैं, उन एडजस्टमेंट को करना, उन एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना, ये 4th एंड 5th स्टेप है। एंड आफ्टर दैट इस चैप्टर में जो है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का मरहला है एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर का है। एंड उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई ऐसी एंट्रीज हैं जिनको हमने मिस हो गई हैं, ठीक है, जिनको हमने रिकॉर्ड किया, वो डिस्क्लोजर में आ जाता है। और डिस्क्लोजर के बाद ऐसी एंट्री जिनको क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है, जिनको जर्नलाइज एंड क्लोज करना ज़रूरी है, वो कौन कौन से हैं? रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, डिविडेंड है, इनका बैलेंस ज़ीरो करके पूरे का पूरा रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र करना है और अप टू डेट करना है उसको। तो वो जर्नलाइज पास करना एंड फिर उसके बाद जो है वो आपने आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, जो भी अप टू डेट आपका रिटेन अर्निंग का बैलेंस आया है उसको आपने ट्रांसफ़र कर देना होता है अपने ट्रायल बैलेंस में। तो इन 8 बेसिक स्टेप से आपका जो अकाउंटिंग साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर थ्योरी एंड इस थ्योरी को आप जो है आगे आ जाता है वर्कशीट। तो वर्कशीट बेसिकली क्या होती है कि एक ऐसी शीट होती है जिसके अंदर तमाम जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनके रिलेशनशिप को आपस में देखा जाता है। तो ये किसी भी कंपनी की मतलब जो ईयर होता है उसके शुरू और आखिर में ये बनाई जाती है। और बेसिकली अकाउंटेंट अपने वर्कआउट को डिटेल में चेक करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल करते हैं, पता चल सके कि ये हमने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है। तो बेसिकली जो जर्नल लेजर का जो सॉफ्टवेयर बना देते हैं जिसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं, उसी का दूसरा नाम जो है वो वर्कशीट है। यानी जब हम पहले क्या होता था, आप लोग हैंड रिटन अकाउंटेंट्स काम करते होते थे, अब वही काम जो है वो कंप्यूटराइज हो गया हुआ है और जो एक्सेल है उसके अंदर एक शीट बना दी जाती है और उस शीट में जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस को डिज़ाइन कर दिया जाता है। आप सिर्फ जर्नल की एंट्री पुट करते हो, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। इसको वर्कशीट का नाम दिया गया है या स्प्रेडशीट का नाम दिया गया है। तो बेसिकली ये जो है ये स्टेटमेंट एक मैकेनिज़्म बनाती है। ये स्टेटमेंट हमें पता चलता है कि जो है हमारा काम कितना हुआ है और उस काम का इफ़ेक्ट क्या है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक है। ये जो है इस तरह से मेंशन की गई है, जो कि कंप्यूटराइज फॉर्म में बनती है और डाटा रिकॉर्ड होता है और इसे ओवरऑल एक क्रक्स जो है वो नज़र आ जाता है कि दिस इज़ एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। एक क्विक ग्लांस मिल जाता है किसी भी फर्म की ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल को देखने के लिए। जब आप क्लैरिकली बनाते हो, ठीक है, आप हाथ से बनाते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब उसी काम को आप स्प्रेडशीट पे, वर्कशीट पे ट्रांसफ़र कर देते हो तो एक क्विक ग्लांस मिल जाता है कि आपने जो है काम क्या किया है और इस काम की नोयत क्या है। तो आप जो है कंपनीज इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, कुछ लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, कुछ लोग पीच ट्री यूज़ करते हैं और इस तरह के आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने जो जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग साइकिल हैं इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर ये समरी है, इसको जो है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ की टर्म्स हैं, ठीक है, उन की टर्म्स को भी जो है मेमोराइज कीजिएगा एंड आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा बेस करेगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की आइकन को लाजमी दबाइएगा। मेरी जो लेटेस्ट आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।